हे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा ही हूँ। तो आज से हम भारतीय भूगोल की कक्षा आरंभ करने वाले हैं। भूगोल में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है भारतीय भूगोल। लगभग हर पीसीएस एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछा था। कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, भारत से संबंधित, भारतीय भूगोल से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसी से संबंधित में हम पढ़ने वाले हैं आज। अगर मान लो पीसीएस एग्जाम 100 क्वेश्चन का होता है तो लगभग 8 से 10 क्वेश्चन भूगोल के पूछे जाते हैं उसमें। ठीक है, 8 से 10 तो भूगोल के हो गए और उसी में 5 से 6 क्वेश्चन भारतीय भूगोल से रिलेटेड होते हैं। तो हमको ये टॉपिक अच्छे से कवर करना ही होगा और बहुत ही इजी है, इजी चैप्टर। अगर हम इसको नक्शे के आधार पर ही समझेंगे ना तो बहुत इजी लगेगा हम लोगों को। इसीलिए मैंने यहाँ पे पहले से ही नक्शा बना दिया है ताकि टाइम ज़्यादा खोटी नहीं हो अपना। और अगर आप इस चैनल पर नए हों तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक और शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए दोस्तों, मेरे फ्रेंड्स लोगों। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हम पहला जो अध्याय है इसके अंदर उसकी हेडिंग डालेंगे। आप, मैं जैसा बोलता जा रहा हूँ वैसे आप लिखते भी जाना। मेरे जो नोट्स बनाए उसी में से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ताकि सहूलियत हो जाए आपको। और अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए तो कमेंट कर देना, मैं गूगल ड्राइव पे इनको डालकर आपको PDF फाइल पहुंचा दूंगा। ठीक है, पहला आप हेडिंग डालेंगे, पहला अध्याय लिखेंगे आप, भारत का विस्तार एवं अवस्थिति। भारत की स्थिति एवं विस्तार, है ना। भारत कहाँ पर स्थित है पृथ्वी पर, उसका विस्तार कितना है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहला पॉइंट डालेंगे आप, भारत का लिखेंगे। पहला पॉइंट, भारत का क्षेत्रफल। पहला पॉइंट डालो आप, भारत का क्षेत्रफल लिखिए। भारत का क्षेत्रफल कितना है? भारत का क्षेत्रफल 32,87,872 वर्ग किलोमीटर। 872 किलोमीटर का स्क्वायर या वर्ग किलोमीटर, है ना। ठीक है, ये पॉइंट हो गया आपका। इसको समझाने की जरूरत है। 32 लाख किलोमीटर का अपना भारत का क्षेत्रफल है। सेकंड पॉइंट डालेंगे आप, भारत उत्तरी गोलार्ध। भारत उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? भारत ग्लोब में उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ग्लोब तो आप सभी जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो एक बार बता देता हूँ। ग्लोब क्या होता है? पृथ्वी का एक प्रतिरूप होता है, छोटा प्रतिरूप, इतना बड़ा गेंद के आकार का, तो उसको बोलते हैं ग्लोब। इस पे हर एक देश की स्थिति को प्रदर्शित किया जा सकता है, हर एक देश को स्थिति को प्रदर्शित किया जा सकता है। तो ये जो ग्लोब है इसका सेंटर ये रहा। अब सेंटर से होकर एक लंबवत रेखा खींचेंगे हम। ठीक है, इस लंबवत रेखा को क्या बोलेंगे? अक्ष। पृथ्वी का अक्ष। पृथ्वी अपने अक्ष के परितः घूम रही है ना, तो बस वो यही अक्ष है, इसके परितः घूमती है। ऐसे पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ठीक है, तो ये लंबवत जो रेखा है ग्लोब को कितने भागों में बांट रही है? 2 भागों में। एक ये वाला भाग हो गया, ये वाला भाग हो गया। ठीक है, हम यहाँ पे डायरेक्शन भी लिख देते हैं। हमेशा पूर्व दिशा किधर जाती है? इधर लिखते हैं पूर्व दिशा। ये हो गई पश्चिम दिशा, ऊपर हो गई उत्तर दिशा, नीचे हो गई दक्षिण दिशा। तो हमारी जो लंबवत रेखा है, अक्ष जो है ग्लोब को 2 भागों में बांट रही है। एक तो हो गया, ये कौन सा भाग हो गया? पूर्वी भाग। ठीक है, ये कौन सा भाग हो गया? पश्चिमी भाग। इसको क्या बोलेंगे? ये हो गया पूर्वी गोलार्ध। और ये कौन सा हो गया? पश्चिमी गोलार्ध। ठीक इसी प्रकार से एक क्षैतिज रेखा भी खींचते हैं हम, केंद्र से होती है। ठीक है, क्षैतिज रेखा भी खींचती केंद्र से होती है, जो पृथ्वी को भी कितने, अब इसको भूल जाओगे थोड़ी देर के लिए। पृथ्वी को कितने भागों में बांट रही है ये क्षैतिज रेखा? 2 भागों में। कौन कौन से 2 भाग हो गए? अब ऊपर कौन सा है? उत्तरी दिशा है, तो ये हो गया उत्तरी गोलार्ध। और ये नीचे कौन सा हो गया? दक्षिणी गोलार्ध। तो हमारा
हमने पॉइंट ही क्या लिखा है, भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है। एक तो हो गया उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और पूर्वी गोलार्ध में भी स्थित है, दो गोलार्ध बताए हैं। तो अब ये दोनों रेखाओं को लंबवत रेखा और क्षैतिज रेखा को एक साथ बना देते हैं अपन। ठीक है, कौन कौन से गोलार्ध में स्थित है भारत, उत्तरी गोलार्ध में। उत्तरी गोलार्ध में मतलब ये वाला हो सकता है और ये वाला हो सकता है। और साथ ही साथ क्या लिखा है हमने, पूर्वी गोलार्ध में भी स्थित है। और पूर्वी गोलार्ध कौन सा हो गया, अभी से उत्तरी गोलार्ध में पूर्वी गोलार्ध कौन सा हो गया, ये वाला। मतलब कहाँ पर स्थित है भारत ग्लोब पर, यहाँ पर, यहीं पर कहीं स्थित है। ठीक है, ये इसका मतलब। आगे बढ़ते हैं, अक्षांशी विस्तार लिखेंगे आप, थर्ड पॉइंट लिखेंगे अक्षांशी विस्तार। भारत का अक्षांशी विस्तार क्या है, और इसके बाद में लिखेंगे देशांतरीय विस्तार। भारत का देशांतरीय विस्तार क्या है। अगर अक्षांश और देशांतर रेखाएं नहीं आती तो वो भी समझा देता हूँ। फिर से हम ग्लोब बनाएंगे, ये बनाए ग्लोब, क्षैतिज रेखा से इसको दो बराबर भागों में बांटो, ये रहा केंद्र इसका। ठीक है, ये जो क्षैतिज रेखा जो है ये दो बराबर भागों में बांट रही है, इसको क्या बोलेंगे हम, भूमध्य रेखा। ये कौन सी रेखा हो गई, भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा मतलब भू के एकदम बीचों बीच से जाने वाली रेखा को क्या बोल रहे हैं, भूमध्य रेखा। तो इसको मान लेते हैं ये हो गई भूमध्य रेखा, भी नहीं मानते हैं। ठीक है, और अक्षांश रेखाएं क्या होती है, जो ग्लोब पर क्षैतिज रेखाएं होती हैं, ग्लोब पर खींची गई क्षैतिज रेखाएं, ऐसा लिखना आप में जैसा बोलते रहता हूँ वैसे लिखना। ग्लोब पर खींची गई क्षैतिज रेखाएं जो आपस में बराबर दूरी पर स्थित होती है तथा जिनकी संख्या 181 होती है को अक्षांश रेखाएं कहते हैं। ठीक है, ये हो गई अक्षांश रेखा। क्षैतिज रेखाएं ग्लोब पर डाली गई जो बराबर दूरी पर होती है और संख्या में कितनी होती है, 181। ठीक है, तो क्षैतिज रेखाएं कैसे खींचेंगे, अगर ये एक खींची, ये दो खींची, क्षैतिज 3 4 5 6 ऐसी कैसी, यहाँ पर टोटल कितनी खींचना है आप लोग को, 181। तो ये बीच वाली है, इसको मान लेते हैं 0 डिग्री अक्षांश। अब माना लेते हो, अब पहले बोला था ना मान लेते हैं, अब मानते हैं। ये हो गई 0 डिग्री अक्षांश। अब 0 डिग्री अक्षांश से समान दूरी पर 90 जो रेखा है ऊपर आएगी, ऊपर मतलब उत्तरी ध्रुव की ओर। इनको मैं आपको एक पॉइंट बताना भूल गया कि लंबवत रेखा जो ग्लोब को यहाँ पर जो काट रही है, ये वाले जो बिंदु है, इनको क्या कहते हैं, ध्रुव। ऊपर वाला कौन सा ध्रुव हो जाएगा, उत्तरी ध्रुव, और नीचे वाला बिंदु कौन सा हो जाएगा, दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा से या फिर भूमध्य रेखा से समान दूरी पर हम समान दूरी पर 90 क्षैतिज रेखाएं उत्तरी ध्रुव तक खींचते हैं। ठीक इसी प्रकार से 0 डिग्री अक्षांश से दक्षिणी ध्रुव की ओर हम समान दूरी पर 90 क्षैतिज रेखाएं खींचते हैं। तो ऐसी 90 रेखाएं ऊपर हो गई, 90 रेखाएं नीचे हो गई, 90 180, और ये 0 वाले कितने, 181। ये हो गया हमारी क्षैतिज रेखाएं 181। ठीक है, 0 डिग्री अक्षांश के बाद जो ये पहली रेखा जाएगी उसको बोलेंगे 1 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। इसके नीचे में डालेंगे 2 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। ठीक इसी प्रकार से 3 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री, और ऊपर अगर जाएंगे तो यहाँ पर 1 डिग्री उत्तरी अक्षांश, उसके ऊपर 2 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 3 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ठीक है, ये हो गया अक्षांश रेखा। अब दूसरा पॉइंट डालेंगे, उसी के अंदर दूसरा पॉइंट डालना, देशांतर रेखा है। देशांतर रेखा में, ठीक है, ग्लोब पर, हाँ मैं जैसा बोला वैसे लिखना, ग्लोब पर समान दूरी पर, ग्लोब पर समान दूरी पर स्थित ऊर्ध्वाधर रेखाएं, ग्लोब पर समान दूरी पर स्थित ऊर्ध्वाधर रेखाएं जिनकी
जिनकी संख्या कितनी होती है, 360 होती है, जिनकी संख्या 360 होती है को देशांतर रेखाएं कहते हैं। कैसे मैं ग्रुप बना देता हूँ, अब कैसी ऊर्ध्वाधर रेखाएं जिसके हम समान दूरी पर, ऐसे ये कीजिए, ये कीजिए, गोला है ना ये ग्लोब, सर्कल नहीं है, अगर सर्कल होगा तो मैं ऐसी रेखाएं खींचता, ये लेकिन एक गोला है, गोला मतलब गेंद समझ लो, गेंद के ऊपर ऐसी ही रेखाएं खींची होगी। देखना बचपन में हम जब खेलते थे क्रिकेट तो एक बॉल आती थी प्लास्टिक की, उस पर धारियाँ बनी हुई होती थी, सेम वो धारियाँ जो खड़ी लंबवत रहती थी, सेम वही, उससे आप कंसिडर कर सकते हैं, आप मान सकते हैं, ठीक है। ये कोई बॉल हमारे इसके ऊपर जो ऊर्ध्वाधर मतलब खड़ी रेखाएं जिनकी संख्या होती है 360 और वो समान दूरी पर स्थित होती है, उनको क्या बोलते हैं, देशांतर रेखाएं, ठीक है। देशांतर रेखा इनकी संख्या कितनी होती है, 360, तो कोई एक देशांतर रेखा को पकड़ लेते हैं, उसको नाम दे देते हैं 0 डिग्री देशांतर रेखा, उसके आगे जो जाएगी वो पूर्वी देशांतर रेखा हो जाएगी, 0 डिग्री ये हो जाएगी, 1 डिग्री पूर्वी देशांतर, 2 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है, ये 3 डिग्री, इसी प्रकार से पीछे वाली को 1 डिग्री पश्चिमी देशांतर, इसके पीछे 2 डिग्री पश्चिमी देशांतर, ठीक इसी प्रकार से चलता रहेगा। आगे समझ में अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या होती है। अब मैं ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ के जाता हूँ, सर्च करके बताना मुझे कि 0 डिग्री देशांतर रेखा पर ग्लोब पर कहाँ पर स्थित है ना। मैंने 0 डिग्री अक्षांश रेखा का तो बता दिया है आपको, भूमध्य रेखा पर स्थित है, तो 0 डिग्री देशांतर रेखा कहाँ पर स्थित है, कहाँ से गुजर रही है, ये क्वेश्चन आपने मुझे अगले वीडियो में बताना या फिर कमेंट में बता दीजिएगा इसका आंसर, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे आप। हाँ, अब अक्षांशी विस्तार, भारत का अक्षांशी विस्तार पॉइंट डालेंगे, लिखेंगे भारत 8 डिग्री 4 सेकेंड से अक्षांश विस्तार, भारत 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों के बीच है, उत्तरी अक्षांशों के बीच स्थित है, या फिर इसका विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों के बीच इसका अक्षांशी विस्तार है, ठीक है। तो ये जो अक्षांशी रेखा कहा जा रहा है, भूमध्य रेखा मान लो, ये भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा से ऊपर जाएंगे तो हम उत्तरी अक्षांश की ओर जाएंगे, उत्तरी ध्रुव की ओर जाएंगे, मतलब उत्तरी अक्षांश रेखा आती जाएगी, तो यहाँ से कहीं जा रही है 8 डिग्री अक्षांश वाली, 8 डिग्री 4 मिनट वाली अक्षांश रेखा जो ये अंडमान निकोबार की ग्रेट निकोबार द्वीप से टच होकर जा रही है। ये कौन सी रेखा है, 8 डिग्री 4 मिनट वाली अक्षांश रेखा यहाँ से गुजर रही है, और 37 डिग्री 6 मिनट वाली अक्षांश रेखा यहाँ से गुजर रही है। है ना, तो ये रहा इसका विस्तार, अक्षांशी विस्तार, ठीक इसी प्रकार में देशांतर विस्तार लिखेंगे हम। देशांतरी विस्तार, अगला पॉइंट आपको लिखना देशांतरी विस्तार, भारत का देशांतरी विस्तार लिखेंगे आप, भारत का देशांतरी विस्तार किन किन देशांतर रेखाओं के बीच में स्थित है, ये 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। भारत किन किन देशांतर रेखाओं के बीच स्थित है, तो लिखेंगे भारत 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट देशांतर रेखाओं के बीच स्थित है, ठीक है। तो ये देशांतर रेखा कहाँ से जा रही है, 68 डिग्री 7 मिनट वाली, ठीक है। तो एक
0 डिग्री देशांतर रेखा, मैंने आपसे सवाल पूछा, ये आप मुझे बताएंगे। तो 0 डिग्री देशांतर रेखा के आगे जितनी भी, आगे का बोल रहा हूँ, आगे जितनी भी देशांतर रेखाएं रहेंगी वो पूर्वी देशांतर रेखाएं कहलाएंगी। तो कौन कौन सी पूर्वी देशांतर रेखा है? 68 डिग्री 7 मिनट वाली। तो 68 डिग्री 7 मिनट वाली जो देशांतर रेखा है वो गुजरात से होकर गुजर रही है, ठीक है। ये वाली हो गई 68 डिग्री 7 मिनट, ठीक। इसी के बाद 97 डिग्री 25 मिनट वाली पूर्वी देशांतर रेखा है, ये अरुणाचल प्रदेश से होकर गुजर रही है, यहाँ से 97 डिग्री 25 मिनट, ठीक है। ये आगे देशांतर रेखा है, विस्तार, अक्षांश और देशांतरी विस्तार लिख लिया है आपने। अब नेक्स्ट पॉइंट डालेंगे पाकिस्तान है यहाँ पर, इसको भी मिटा देता हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट डालेंगे भारत की पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर, नेक्स्ट पॉइंट हेडिंग, नेक्स्ट पॉइंट डालेंगे भारत से के पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर कुल 28.55 देशांतर रेखाएं आती है। भारत के पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर कुल 28.55 मिनट की पूर्वी देशांतर रेखा आती है। 28.55 मिनट की, 28 डिग्री 55 मिनट देशांतर रेखाएं आती है। इसका मतलब ये हुआ कि इस बिंदु से इस बिंदु तक ग्लोब को घूमने में, पृथ्वी को घूमने में 2 घंटे लगते हैं। मतलब यहाँ का समय जो होगा वो यहाँ के समय से 2 घंटे आगे होगा। इसीलिए क्या होता है, गुजरात का समय अरुणाचल प्रदेश से 2 घंटे पीछे चलता है, ठीक है। अब भारत के समय निर्धारण करने की बात आती है, तो समय निर्धारण देशांतर रेखा से लिया जाता है। तो वह देशांतर रेखा जो किसी भी देश के बीचों बीच से गुजरती है, उसी का जो टाइम को क्या मान लेते हैं, उस देश के टाइम को वहीं से कंसिडर किया जाता है। भारत की जो सबसे बीचों बीच से गुजरने वाली देशांतर रेखा है वो ये है, यहाँ से जा रही है, ये जा रही है, मध्य प्रदेश से गुजर रही है, छत्तीसगढ़ से गुजर, ये है कौन सी, 82.1/2 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है। भारत का मानक समय, हाँ पॉइंट डाल के लिखना, भारत का मानक समय 82.1/2 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा से लिया जाता है, जो इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर के निकट नैनी से गुजरती है, ठीक है। ये पॉइंट लिख लें। और कौन कौन से राज्य से गुजर रही है ये भी लिख लेना। भारत की मानक रेखा 5 राज्यों से गुजर रही है। कौन कौन से वो राज्य लिख लेना। ये हो गया उत्तर प्रदेश, यहाँ से गुजरे, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। एक और राज्य रह गया, उड़ीसा से भी गुजरती है, उड़ीसा को भी टच कर रही है, ये लगभग यहाँ से गुजर रही है। अब वो नक्शे में मध्य प्रदेश नहीं आ रहा, लेकिन मध्य प्रदेश को भी टच कर रही है, मान लीजिए मध्य प्रदेश से आ रहा, ठीक है। कौन कौन से राज्यों को जा रही है, आंध्र प्रदेश से जा रही है, छत्तीसगढ़ से जा रही है, मध्य प्रदेश से जा रही है, उड़ीसा से जा रही है और उत्तर प्रदेश। 1 2 3 4 5 हो गए हमारे 5 राज्य, ठीक है। जो 82 वाली पूर्वी देशांतर रेखा जो है मानक समय जिससे लिया है वो ग्रीनविच माध्य समय से 5.5 घंटे आगे है। एक और क्वेश्चन बताना मुझे कि ग्रीनविच माध्य समय क्या है, ये कमेंट में मुझे करके बताना, ठीक है। कर्क रेखा 2 मिनट में इसको सही कर देता हूँ, बड़ा सा। तो कर्क रेखा क्या होती है, फिर से ग्लोब पे जाएंगे हम, ग्लोब बनाएं। ये जा रही भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा से उत्तरी ध्रुव की ओर जाएंगे तो उत्तरी अक्षांश आएगी। तो सेम ऐसे ही यहाँ पर ये कौन सी है, 23 से ही 1/2 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा,
और सेम ऐसे नीचे जाएंगे तो 23 सही 1/2 डिग्री दक्षिण अक्षांश रेखा। तो ये 23 सही 1/2 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जो है इसको क्या बोलेंगे, कर्क रेखा। और 23 सही 1/2 डिग्री दक्षिण अक्षांश जो है इसको क्या बोलेंगे, मकर रेखा, मकर रेखा। और ये कौन सी हो जाएगी, कर्क रेखा। ठीक है, तो लिखो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों, अगला पॉइंट डाल के लिखना, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजर रही है। कौन कौन से राज्य, कर्क रेखा कहाँ से गुजर रही है, ये यहाँ से, ये गई, ये गई, ये गई, ये गई, ये गई। ठीक है, ये दिख रही है। कौन कौन से 8 राज्य हो गए, ये हो गए गुजरात। ठीक है, देख सकते, देखकर बता दीजिए, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, और फिर ये झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल, फिर आएगा त्रिपुरा और ये मिजोरम। ठीक है, त्रिपुरा और मिजोरम से ही भी गुजर रही है कर्क रेखा। एक बार पीसीएस में यही क्वेश्चन आया था और मेरा फ्रेंड ने, और उसमें ऑप्शन थे कर्क रेखा कहाँ कहाँ से गुजर रही है, कौन से राज्य, इनमें से किस राज्य से गुजर रही है। ऑप्शन में आए थे कर्नाटक से, महाराष्ट्र से, और आ गया था एक उड़ीसा से, और लास्ट ऑप्शन था त्रिपुरा से। तो मेरे फ्रेंड ने मार दिया उड़ीसा से, क्योंकि उसने मैप तो देखा नहीं था। उन्होंने बोला, उसने सोचा करके देखा तो नीचे से गुजर रही है, और त्रिपुरा तो बहुत ऊपर है, पूर्वांचल में स्थित है, तो यहाँ से तो गुजर ही नहीं सकती, जबकि आंसर आएगा त्रिपुरा। ठीक है, त्रिपुरा और मिजोरम से भी गुजर रही है कर्क रेखा। ठीक है, और अगला पॉइंट लिखना, कर्क रेखा की सबसे ज़्यादा लंबाई किस राज्य में स्थित है, तो मध्य प्रदेश में स्थित है सबसे ज़्यादा लंबाई। ठीक है, अगला पॉइंट डालना, झारखंड की राजधानी रांची, कौन सी राजधानी झारखंड की, रांची जो है वो कर्क रेखा पर ही स्थित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद है। और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, और गुजरात की राजधानी गांधीनगर कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है। कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित राजधानी कौन सी हो जाएगी, भोपाल और गांधीनगर। ठीक है, अब अगला पॉइंट डालकर लिखना, भारत की स्थलीय सीमा, भारत की स्थलीय सीमा पूरी, अगला पॉइंट डालेंगे स्थलीय सीमा, भारत की स्थलीय सीमा डेस करके लिखेंगे 15,200 किलोमीटर। भारत की स्थलीय सीमा, स्थलीय सीमा जो स्थल खंडों, अगले स्थल दूसरे देशों के स्थल से खंडों से सीमा जो बना रही है उसको बोलते हैं स्थलीय सीमा। ये यहाँ से जो जा रही है पूरी, चाइना होते हुए अफगानिस्तान, पाकिस्तान होते हुए यहाँ पर जो खत्म हो, यहाँ पर समुद्र लिख जाएगा। ये तो पूरी यहाँ तक की सीमा है वो कितनी है, 15,200 किलोमीटर स्थलीय सीमा। सेकंड पॉइंट डाल के लिखना, मुख्य भूमि की तट रेखा, मुख्य तटीय भूमि की रेखा की लंबाई, मुख्य तटीय भूमि की लंबाई, मुख्य तटीय भूमि जो ये रहा हमारा मुख्य तट, इसमें द्वीपों को कंसिडर नहीं करेंगे तो क्या कहलाएगा, मुख्य तट, यहाँ से यहाँ तक। मुख्य तट रेखा की लंबाई कितनी हो जाएगी, 6,100 किलोमीटर। मुख्य तटीय रेखा की लंबाई। और अगर हम द्वीपों को भी मिला लें, इसी में द्वीपों समेत तट रेखा की लंबाई, द्वीप मतलब ये लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार, इनको भी मिला लें तो कितनी हो जाएगी लंबाई, 7,516 किलोमीटर। ठीक है, इस प्रकार से भारत की सीमा की कुल लंबाई कितनी हो जाएगी, द्वीपों को मिलाकर भारत की कुल सीमा की लंबाई कितनी हो जाएगी, इन दोनों को जोड़ देंगे, 22,716 किलोमीटर।
ये हो गई पूरी सीमा, भारतीय सीमा की लंबाई। अब अगला पॉइंट आकर लिखना, भारत के कुल 9 राज्य तट रेखा पर स्थित हैं, या फिर भारत के कुल 9 राज्यों के पास तट रेखा है। तट रेखा मतलब कोस्टल एरिया, जिनके जो अपने पास समुद्र, जिनकी सीमाएं समुद्र को भी टच करती है। कुल 9 राज्य हैं, कौन कौन से हो गए, ये जा रही तट रेखा, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, छोटा सा गोवा हो गया, ये हो गया कर्नाटक हो गया, ये केरल हो गया, ये तमिलनाडु हो गया, ये आंध्र प्रदेश हो गया, ये उड़ीसा हो गया, ये पश्चिम बंगाल हो गया। ये जो 2 राज्य हैं इनको समुद्र टच नहीं कर रहा है। ये हो गए अपने 9 राज्य। ठीक है, ये लिखते जाना, लिख लेना। कुल 9 राज्यों के पास तट रेखा, कौन कौन से 9 राज्य अभी मैंने बोला है, ये लिख लेना। और सबसे लंबी तट रेखा, अगला पॉइंट डाल के लिखना, सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य, सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है, गुजरात। ठीक है, और दूसरा सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य आंध्र प्रदेश, ये भी लिख लेना। और सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य गोवा, ये रहा छोटा सा गोवा। सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है, गोवा। अब भारत के साथ स्थलीय सीमा बनाने वाले देश कौन कौन से हैं। इस स्थलीय सीमा, ऐसे देश जो भारत के साथ अपनी स्थलों की सीमा को शेयर करते हैं, वो कौन कौन से देश हो जाएंगे। स्थल की सीमा को शेयर करने वाले पाकिस्तान, अफगानिस्तान का छोटा सा हिस्सा जम्मू और कश्मीर को छूता है, तो हो जाएगा अफगानिस्तान सेकेंड नंबर पे। थर्ड चाइना, फोर्थ नेपाल, फिफ्थ भूटान, भूटान फिर इधर आ जाओ म्यांमार, इधर से फिर इधर आ जाओ बांग्लादेश। हो गए 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये होंगे 7 आपके देश जो स्थलीय सीमा भारत के साथ बनाते हैं। अब पाकिस्तान से लगे हुए राज्य कौन कौन से भारत के, यहाँ से देखकर बता दो मुझे। पाकिस्तान से लगे हुए राज्य, ये हो गया जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर को अभी हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया है, 2 भागों में बांट दिया है, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख। तो पाकिस्तान से अब जम्मू कश्मीर की सीमा लग रही है, लद्दाख की नहीं लगेगी। तो कौन कौन से राज्य हो गए हों, ये जम्मू कश्मीर, दूसरा पंजाब, तीसरा ये राजस्थान, चौथा गुजरात। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से मैप को देखकर बता देना चाइना से लगे हुए राज्य कौन कौन से हैं। ये भी लगेगा चाइना से, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, और इसी प्रकार से मुझे बताना कमेंट में कि नेपाल से लगने वाले राज्य और भूटान से लगने वाले राज्य और बांग्लादेश से लगने वाले राज्य कौन कौन से हैं। मैप देकर बता देना मुझे। ठीक है, अगला पॉइंट डालो, भारत के 3 राज्य 3 देशों से सीमा बनाते हैं। 3 राज्य हैं जो 3 देशों से सीमा बनाते हैं। कौन कौन से हो गए, पहला तो हो गया जम्मू कश्मीर, पाकिस्तान से बना रहा है, अफगानिस्तान से बना रहा है, चाइना से बना रहा है। दूसरा हो गया सिक्किम, नेपाल से बना रहा है, भूटान से बना रहा है और चाइना से बना रहा है। और चौथा हो गया पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल किन किन से बना रहा है सीमा, तो बांग्लादेश से बना रहा है, नेपाल से बना रहा है और इधर भूटान से भी बना रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये नोट करना, इस पर टिक लगा लेना इंपॉर्टेंट करके, क्योंकि अधिकतर लोगों को मालूम नहीं होता है कि पश्चिम बंगाल की जो सीमा बहुत सिक्किम से आगे भी टच कर रही है, भूटान को भी टच करती है। अब अगला पॉइंट लिखना, भारत के उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी बिंदु। सबसे उत्तरी बिंदु भारत का कौन सा है, इंदिरा कॉल यहाँ पर स्थित है। एक डायग्राम बना लेना आपकी कॉपी में ऐसा, उत्तरी ये ऊपर उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व, ये पश्चिम। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु मतलब लास्ट पॉइंट, उसके बाद में सीमा खत्म हो जाएगी। ये कौन सा है, उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल। ठीक इसी प्रकार से भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, इंदिरा, दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट, या इसको बोलते हैं
मिलियन पॉइंट। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु वलांगो। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु सर क्रीक। इंदिरा कॉल कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में। इंदिरा पॉइंट कहाँ पर स्थित है? अंडमान निकोबार के ग्रेट निकोबार में। इसको क्या बोलते हैं? पिग्मेलियन पॉइंट भी। ठीक है। सबसे ये कौन सा हो गया? दक्षिणी बिंदु। सबसे पूर्वी बिंदु वलांगू है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है वलांगू यहाँ पर। और सबसे पश्चिमी बिंदु कहाँ है? सर क्रीक गुजरात में स्थित है यहाँ पर। सर क्रीक, सर क्रीक। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट डालेंगे अब। ये लिख लेना जैसे मैंने बोला। नेक्स्ट पॉइंट डालेंगे। नेक्स्ट पॉइंट डालना डूरंड रेखा। इसको डेट करके लिखना। 1896 में यह रेखा 1896 में निर्धारित की गई ये रेखा भारत और अफगानिस्तान की सीमा को बताती है। ये रही यहाँ पर जो ये रेखा है इसको क्या बोलेंगे? डूरंड रेखा। किस किस के बीच में सीमा बताती है? भारत और इंडिया और अफगानिस्तान। सेकंड पॉइंट डालेंगे रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ, रेड क्लिफ रेखा बेस करके लिखेंगे। 1947 में निर्धारित की गई ये रेखा भारत और पाकिस्तान की सीमा को निर्धारित करती है। इंडिया और पाकिस्तान की सीमा को निर्धारित करती है। ये जो रेखा जा रही है वो ये कौन सी हो जाएगी? रेड क्लिफ रेखा। थर्ड पॉइंट डालेंगे मैकमोहन रेखा। ये कब डिसाइड की गई थी? 1914 में निर्धारित की गई ये रेखा भारत और चीन के बीच सीमा का निर्धारण करती है। भारत में भी किसकी सीमा का निर्धारण करती है? अरुणाचल प्रदेश में। ये अरुणाचल प्रदेश की जो चाइना से लगी हुई रेखा है इसको क्या बोलेंगे हम? मैकमोहन रेखा, है ना। मेन भारत में भी किसकी? अरुणाचल प्रदेश की डिसाइड करती है मैकमोहन रेखा, भारत और चीन से। और नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे अब तेलंगाना का गठन कब हुआ था? तेलंगाना का गठन? पता हो तो मुझे कमेंट में कर देना। तेलंगाना का गठन बेस करके लिखना 2 जून 2014। कमेंट में मुझे ये भी करके लिखना, ये भी बता देना कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख का गठन कब हुआ? नए केंद्र शासित प्रदेश बने, इनका गठन कब हुआ था? ठीक है। अब अगला पॉइंट डाल के लिखेंगे क्षेत्रफल में बड़ा राज्य। क्षेत्रफल में बड़े राज्य क्रमशः कौन कौन से? पहला है राजस्थान, दूसरा हो जाएगा मध्य प्रदेश, तीसरा हो जाएगा महाराष्ट्र। ये क्रमशः बड़े हैं। पहले राजस्थान है, उसके बाद एमपी, उसके बाद महाराष्ट्र। ठीक है। क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य। नेक्स्ट पॉइंट लिखना क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य गोवा। बहुत फैक्चुअल चीज़ है, ये तो आना ही चाहिए आपको। फिर नीचे लिखे एक और पॉइंट डालें जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य। जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? यूपी। जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश और जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटा राज्य है सिक्किम। यहाँ की जनसंख्या बहुत कम है। ठीक है। अब लिखिए अगला पॉइंट डाल के लिखिए सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश डैश करके लिखना लक्षद्वीप। क्षेत्रफल में सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्रफल में लक्षद्वीप। फिर नेक्स्ट पॉइंट डालकर लिखेंगे उत्तर प्रदेश की सीमा सर्वाधिक 8 राज्यों से सीमा बनाती है। ऐसा कोई सा राज्य नहीं है
जो 8 राज्यों से सीमाएं बनाए सिवाय उत्तर प्रदेश के। कौन कौन से राज्यों से सीमा बना रहा है? ये उत्तर प्रदेश हो गया अपना, एक तो हो गया उत्तराखंड, दूसरा हो गया हिमाचल प्रदेश, ये भी इम्पोर्टेंट है, हिमाचल प्रदेश से भी शेयर करता है सीमा उत्तर प्रदेश। फिर ये कौन सा हो गया? हरियाणा। फिर ये कौन सा हो गया? राजस्थान। ये हो गया मध्य प्रदेश, ये हो गया छत्तीसगढ़, ये हो गया झारखंड और ये हो गया बिहार। केंद्र शासित प्रदेश नहीं लेंगे। केंद्र शासित प्रदेश कौन से? केंद्र शासित प्रदेश से इसकी सीमा टच करती है दिल्ली से, ये रहा दिल्ली, वो नहीं लेंगे। 8 राज्य हो गए अपने दिल्ली, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब देखिए क्षेत्रफल में सबसे बड़ा व सबसे छोटा जिला क्रमशः। सबसे बड़ा जिला कौन सा है क्षेत्रफल में? गुजरात का कच्छ। और सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल में माहे पुडुचेरी का है, यहाँ पर स्थित है आंध्र प्रदेश में। पुडुचेरी सबसे छोटा जिला है भारत का, ठीक है। और एक और पॉइंट नोट करके लिख लेना, पुडुचेरी के 4 जिले 3 अलग अलग राज्यों में स्थित है। 4 जिले हैं पुडुचेरी के कुल, और वो 3 अलग अलग राज्यों में स्थित है। ये भी अलग अजीब इफेक्ट है ना। भारत विविधताओं से भरा हुआ है, इसीलिए बोलते हैं भारत विविधताओं से भरा हुआ देश है। तो दोस्तों आज का ये जो भारत की स्थिति और विस्तार का जो लेक्चर था आज यहीं पर समाप्त होता है। कमेंट करके बताना कि लेक्चर कैसा लगा। अगर कुछ पसंद नहीं आया हो, कुछ मुझ में कमियां रह गई हो, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। और कमेंट करके बता देना कि सर ये आपकी कमियां हैं, तो मैं अगले लेक्चर में सही करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको नोट्स की ज़रूरत हो, अगर आप चाहते हो कि नोट्स भी मिल जाए, तो मैं अपनी नोट्स जो है कॉपी की PDF बनाकर गूगल ड्राइव पे डाल दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो कमेंट में मुझे बता दीजिए कि सर हमें नोट्स की भी ज़रूरत है, तो मैं नोट्स डाल दूँगा। तो इसी के साथ अब मैं चलता हूँ। बाय बाय, टेक केयर। अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रखना और खूब मेहनत करके पढ़ना, ठीक है। नए आए हो तो अपने दोस्तों में ये वीडियो शेयर कर देना, लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर लेना। और इसी के साथ अब मैं विदा लेता हूँ। बाय बाय, गुड बाय।